नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। दशहरे के मौके पर नागपुर में आरएसएस मुख्यालय पर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि पूरे के पूरे विपक्ष को मिर्ची लग गई है। उन्होंने देश में महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, उसी के खिलाफ तो बोला। उन्होंने पड़ोसी देश बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर हिंसा हो रही है, उन्हें दुर्गा पूजा नहीं करने दी जा रही है, हिंदू महिलाओं के साथ बर्बरता हो रही है, पंडाल जो लगाए गए हैं दुर्गा पूजा के, वहां जा जाकर इस्लामी जिहादी मूर्तियों को तोड़ रहे हैं, मंदिरों में चोरी हो रही है, मुकुट चुरा लिया गया देवी मां के मंदिर से, जो मुकुट पीएम मोदी ने उस मंदिर में भेंट किया था। तो अगर उन्होंने इन सब के खिलाफ हिंदुओं को एकजुट होने के लिए कहा, तो फिर विपक्षी पार्टियों को मिर्ची क्यों लग रही है? आप सोचिए कि उनकी इस स्टेटमेंट पर किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से या आम आदमी पार्टी की तरफ से। सबसे पहले आपको दिखाती हूं कि दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने मोहन भागवत के बयान पर क्या प्रतिक्रिया दी। सौरभ भारद्वाज का कहना है कि हमारे देश की बेटियां देश के अंदर भी सुरक्षित नहीं है, चाहे बात मणिपुर की हो, महिला पहलवानों की हो या फिर डॉक्टर और अन्य मामले ही क्यों ना हो, देश में असुरक्षा का माहौल है। आगे सौरभ भारद्वाज लिखते हैं, मेरा मानना है कि कहीं और बोलने से पहले हमें अपने देश पर काम करना चाहिए। आप दूसरों को तभी जोड़ पाएंगे जब आप पहले देश को जोड़ेंगे। तो यहां सवाल तो ये उठता है सौरभ भारद्वाज से कि पहले वो अपनी पार्टी को तो जोड़े। आम आदमी पार्टी वही पार्टी है ना जिसकी राज्यसभा सांसद की शीश महल, जो अरविंद केजरीवाल जो पूर्व सीएम है, उनके शीश महल में, उनके ऑफिशियल रेजिडेंस में अपनी ही पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की पिटाई कर दी गई थी। कहीं बाहर सड़क पर उनकी पिटाई नहीं हुई थी, किसी और पार्टी के नेताओं ने या गुंडों ने उनको नहीं पीटा था, उनको पीटा था आम आदमी पार्टी के उस वक्त के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार ने, उनकी मौजूदगी में उनके घर के अंदर। तो सौरभ भारद्वाज जो कह रहे हैं कि हमारे देश की बेटियां देश के अंदर भी सुरक्षित नहीं है, तो सवाल तो यह है कि उनकी पार्टी की नेता तो उनकी पार्टी के संयोजक के घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं थी। कहां की बात कर रहे हैं वो? अगर उनको लग रहा है कि देश में माहौल असुरक्षा का है महिलाओं के लिए, तो उनकी तो पार्टी के अंदर ही असुरक्षा का माहौल है। स्वाति मालीवाल के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया गया, उस वक्त तो ये सौरभ भारद्वाज भी चुप थे, उस वक्त तो इन्होंने भी जुबान नहीं खोली कि स्वाति मालीवाल के साथ अन्याय हुआ है। ले देकर संजय सिंह सामने आए थे दूसरे दिन, लेकिन बाद में उनकी बोलती भी बंद करवा दी थी अरविंद केजरीवाल ने। और आज अगर मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि देश में महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है, तो मिर्ची लग गई सौरभ भारद्वाज को और आम आदमी पार्टी को। और आज जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं आतिशी मारलेना, एक महिला होने के बावजूद वो इस घटना पर 5 दिन के बाद बोली थी, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी उसमें भी स्वाति मालीवाल पर ही सवाल उठाए थे, उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाए थे। एक डॉक्टर्ड वीडियो जारी किया गया था जिसमें यह बताया गया था कि देखिए ये तो बिल्कुल ठीक ठाक चल रही हैं, इनके साथ तो कोई मार पिटाई ही नहीं हुई है, इन्होंने 2 दिन के बाद क्यों एफआईआर लॉन्च करवाया। ये सारे सवाल उठा रही थी एक महिला नेता जो उस वक्त दिल्ली की कैबिनेट मिनिस्टर थी, जिनकी पार्टी से ही आती है स्वाति मालीवाल। आतिशी मारलेना तो बहुत बाद में जाकर आम आदमी पार्टी से जुड़ी, लेकिन स्वाति मालीवाल तो अरविंद केजरीवाल के साथ 2003 या 4 से जुड़ी हुई हैं, जब वो 2 एनजीओ चलाते थे। तो जिस पार्टी के अंदर उनकी अपनी राज्यसभा सांसद अपनी ही पार्टी के मुखिया के घर में सुरक्षित नहीं है, वो बात कर रहे हैं कि देश में महिलाओं के लिए असुरक्षा का माहौल है।
वो ये कह रहे हैं कि देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उनको पहलवानों की चिंता है, उनको मणिपुर की चिंता है, लेकिन अपने घर में क्या हो रहा है उसकी चिंता सौरभ भारद्वाज को नहीं है, आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता को नहीं है। आप देखिए किस तरह से पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल के खिलाफ उठ खड़ी हुई थी। सबको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे आम आदमी पार्टी के मुखिया की तरफ से कि कोई भी स्वाति मालीवाल का साथ नहीं देगा। पूरी की पूरी ट्रोल आर्मी उनके पीछे लगा दी गई थी। किस तरह से उनकी इमेज को टार्निश करने की कोशिश हो रही थी, खुद अपना दर्द स्वाति मालीवाल ने बयां किया था। तो कम से कम आम आदमी पार्टी को तो मोहन भागवत की स्टेटमेंट पर कोई भी प्रतिक्रिया देने का अधिकार ही नहीं है। उनको तो पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, उसके बाद मोहन भागवत के बयान पर कोई प्रतिक्रिया देनी चाहिए। उनका तो अपना घर ही सुरक्षित नहीं है महिलाओं के लिए, और वो बात कर रहे हैं देश की और देश के बाकी राज्यों की। और फिर आपको बताती हूं मोहन भागवत जी ने क्या कहा था। दशहरे के दिन यानी शनिवार को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में शस्त्र पूजन के बाद भारत सरकार से बांग्लादेशी हिंदुओं की मदद करने को कहा है। उन्होंने लोगों को सचेत करते हुए कहा कि भारत के खिलाफ मंत्र विप्लव हो रहा है, समाज में अलगाव पैदा करने की कोशिश हो रही है, शासन प्रशासन कानून संस्था सबके प्रति असम्मान करने का भाव सिखाया जा रहा है। उन्होंने सभी से इसको लेकर सचेत रहने की अपील की थी। और अगर वो हिंदुओं से एकजुट रहने के लिए कह भी रहे हैं तो क्या कोई गुनाह कर रहे हैं? दूसरे समुदाय के लोग जब अपनी पार्टी के लोगों से लोकसभा चुनाव के दौरान वोट जिहाद करने के लिए कह रहे थे, तब तो इनमें से किसी को कोई ऐतराज नहीं था। और अब अगर ये कहा जा रहा है कि हिंदुओं को बांटने की कोशिश हो रही है, जातियों में अलगाव पैदा करने की कोशिश हो रही है हिंदू समुदाय में, उसके प्रति सचेत रहने की जरूरत है। आपको बंटना नहीं है, आपको एकजुट होकर रहना है। और अगर मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि हिंदुओं में दुर्बलता अपराध है, कमजोर नहीं होना है हिंदुओं को, तो क्या बुरा कह रहे हैं और इस पर किसी को क्या इतराज होना चाहिए? जब ओवैसी सरीखे नेता मुसलमानों को भड़काते हैं, हेट स्पीच देते हैं, पीएम मोदी को टारगेट करते हैं, मुसलमानों से एकजुट होकर एक जगह पर वोट देने के लिए कहते हैं, तब तो किसी को कोई एतराज नहीं होता। उनका छोटा भाई अकबरुद्दीन वो तो ये कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, फिर देखिए हम क्या कर सकते हैं। उन मुद्दों पर कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन अगर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ये कह दिया कि हिंदुओं में दुर्बलता यानी कमजोरी अपराध है, उनको भी एकजुट होकर हालात का सामना करने की जरूरत है। बांग्लादेश में जो कुछ हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है, हिंसा हो रही है, उस पर भी बोलने की जरूरत है। तो इस पर बवाल मच गया है। वो बात अलग है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा और अत्याचार पर एक भी विपक्षी पार्टी के नेता ने कोई टीका टिप्पणी नहीं की है। राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर गए थे और उस दौरे के दौरान वो किस किस से मुलाकात करेंगे, क्या क्या मुद्दे उठाएंगे, ये सारी जानकारी हासिल करने के लिए इंडिया टुडे के पत्रकार ने सैम पित्रोदा का इंटरव्यू किया था। और उस इंटरव्यू में उन्होंने ये पूछ लिया था कि क्या राहुल गांधी अपनी इस विजिट के दौरान अमेरिकन लॉ मेकर्स के सामने बांग्लादेशी हिंदुओं का मुद्दा उठाएंगे या नहीं। और फिर उस पत्रकार के साथ क्या हुआ था? 4 घंटे तक उसको बंधक बनाकर रखा गया था, उसका मोबाइल फोन छीन लिया गया था, आईफोन था, जबरदस्ती उस आईफोन को अनलॉक किया गया था, जो सैम पित्रोदा का इंटरव्यू था उसको डिलीट कर दिया गया, 4 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया था उस पत्रकार को, और 4 दिन तक उसका मोबाइल राहुल गांधी की टीम के पास था। सिर्फ सवाल ये पूछा था कि क्या वो हिंदुओं का मुद्दा उठाएंगे, बांग्लादेशी हिंदुओं का। आप सोचिए, जिनको इस सवाल से ही घृणा है, जो बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में सोचना ही नहीं चाहते, बात ही नहीं करना चाहते, उनको तो मिर्ची लगेगी, उनको तो मोहन भागवत की बातें चुभेंगी ही चुभेंगी। और कांग्रेस पार्टी समेत जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, क्या देश में उनको हिंदुओं का वोट नहीं मिलता है? क्या उनको सिर्फ एक जमात का वोट मिलता है? तो बाकी का वोट तो उनका भी हिंदुओं से आता है। लेकिन हिंदुओं को चूंकि उन्होंने बांट रखा है, ये दलित है, ये महापिछड़े हैं, ये महादलित है, ये ओबीसी हैं, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, इस तरह हिंदुओं को जातियों में बांटकर उनकी राजनीति चलती है। और उसी राजनीति पर
मोहन भागवत ने तीखा कटाक्ष किया और हिंदुओं से कहा कि वो एकजुट होकर रहें, अलग अलग रहेंगे तो कमजोर पड़ेंगे और अगर कमजोर पड़ेंगे तो अत्याचार को न्योता देंगे। हिंदुओं का दुर्बल होना एक अपराध है, ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया। तो आप देखिए किस तरह का बवाल मचा हुआ है। आपको बताती हूं कि मोहन भागवत ने जब कोलकाता के आरजीकर अस्पताल और कॉलेज में हुए रेप मर्डर की घटना की निंदा की और इसे अपराध और राजनीति के गठजोड़ का शर्मनाक मेल बताया, उन्होंने न्याय में देरी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी सीधे सीधे हमला बोला। और आप देखिए, जैसे ही आरजीकर अस्पताल का मुद्दा मोहन भागवत ने उठाया, तृणमूल कांग्रेस को भी आग लग गई। तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने सीधे सीधे ये बयान दिया कि आरजीकर मामले में 24 घंटे के अंदर कोलकाता पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। यानी कि उनका कहने का मतलब था कि देरी तो कहीं हुई नहीं। सीबीआई की चार्जशीट ने सकारात्मक तौर से ये चीजें सामने रखी हैं कि पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए 24 घंटे के अंदर अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने आगे कहा कि मोहन भागवत ने उत्तराखंड, मणिपुर, नागपुर, यूपी जैसी जगहों पर जहां बीजेपी की सरकारें हैं, वहां महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर कुछ नहीं कहा। ये आरएसएस प्रमुख की आवाज नहीं है, ये बीजेपी के एक प्रामाणिक नेता की स्पष्ट आवाज है। अब सोचिए, महिलाओं के साथ अत्याचार कहीं भी हो वो निंदनीय है, और आरजीकर अस्पताल में जो कुछ हुआ उसको लेकर अगर ये सफाई पेश की जा रही है कुणाल घोष की तरफ से कि 24 घंटे के अंदर वो संजय रॉय पकड़ा गया था, जो आरोपी है, दोषी जिसे कहा जा रहा है, तो उसके अलावा क्या रवैया रहा था ममता बनर्जी सरकार का, वो किसी ने नहीं देखा। किस तरीके से वो संदीप घोष को बचाने की कोशिश कर रही थी, जो कि आरजीकर अस्पताल के डायरेक्टर हैं। सारा कुछ तो पब्लिक डोमेन में है, किस तरह से सीबीआई तक मामला पहुंचाने में देरी की गई और इस दौरान क्राइम सीन को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया गया, सबूतों को मिटाया गया। ये सारी बातें भी तो सीबीआई की चार्जशीट में हैं। और अगर सच में ममता बनर्जी ने मुस्तैदी दिखाई होती और तुरंत कार्रवाई की गई होती आरोपियों के खिलाफ, तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के डॉक्टर अभी भी अनशन पर बैठे नहीं होते। वो यही तो मांग कर रहे हैं कि न्याय में देरी क्यों हो रही है, और क्राइम सीन जिसको कि प्रोटेक्ट करके रखने की जिम्मेदारी कोलकाता पुलिस की थी, उसको तहस-नहस किसने करवाया? स्वास्थ्य मंत्री तो ममता बनर्जी है। अस्पतालों में आज भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल नहीं किए गए हैं। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी थी ममता बनर्जी सरकार को कि अभी तक सिर्फ 15 से 20% सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम क्यों हुआ है, इतना डिले क्यों किया जा रहा है? तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष कहां की बातें कहां जोड़ रहे हैं। अभी भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टर अनशन पर बैठे हैं। कितने ऐसे डॉक्टर हैं जिनकी तबीयत खराब हो गई है, और बाकी आरोपियों को बचाने के लिए जो कुछ ममता बनर्जी सरकार ने किया उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। आगे देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता सांसद अवधेश प्रसाद, उनको भी बहुत बुरी लगी हैं मोहन भागवत की बातें। हिंदुओं को बांटने की राजनीति करने वाले पूरे के पूरे विपक्ष को मोहन भागवत की बातें चुभ गई हैं। अब वो कहते हैं हिंदुओं पर खतरा नहीं है, अगर खतरा है तो आरएसएस और बीजेपी पर खतरा है। इस देश में परिवर्तन की बयार चल चुकी है। बीजेपी की सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, ये जल्द ही गिरेगी। आगे वो कहते हैं कि मोहन भागवत जो बात कह रहे हैं, दरअसल उनके पास और पूरे संघ परिवार के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। वो बेरोजगारी, महंगाई की बात नहीं करते। चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, उसके बारे में मोहन भागवत बात नहीं करते। देश और समाज को आपस में बांटने की राजनीति को जनता ने नकार दिया है, ये वो कह रहे हैं। बात मोहन भागवत ने महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों की भी की थी, लेकिन उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं अवधेश प्रसाद। कैसे बोलेंगे? मोहित खान हो या नसीब सिंह हो, इन मुद्दों पर वो नहीं बोलेंगे अवधेश प्रसाद, लेकिन चाइना तक पहुंच गए। इनको भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार नजर नहीं आ रहे हैं, इनको चाइना नजर आ रहा है। आप सोचिए किस तरह की राजनीति इस देश के नेता कर रहे हैं।
इन सब का वोट बैंक भी वही है, हिंदू वोट बैंक, जिसको ये बांट बांट कर, जिनकी जाति जनगणना करवाने का राग ये हर रोज अलापते हैं ताकि इनकी राजनीति की दुकान चलती रहे। और अब जब मोहन भागवत ने उसी वोट बैंक से, उसी हिंदू समुदाय से ये कहा है कि वो एकजुट होकर रहें, अलग अलग टुकड़ों में रहेंगे तो बट जाएंगे, कट जाएंगे, तो इनको पेट में दर्द हो रही है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों जिस तरीके से पीएम मोदी ने कहा था कि अगर आप बटोगे तो वो लोग महफिल सजाएंगे, योगी आदित्यनाथ ने कहा था बटोगे तो कटोगे, और मोहन भागवत ने कहा कि अगर बटोगे तो फिर अत्याचार को न्योता दोगे और हिंदुओं का दुर्बल होना एक अपराध है। और उन्होंने एक समुदाय को एकजुट होकर उनके खिलाफ हो रहे अत्याचारों का सामना करने के लिए ही तो कहा है। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि चाहे पीएम मोदी का स्टेटमेंट हो, योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट हो या मोहन भागवत का स्टेटमेंट हो, दिक्कत इन लोगों के लिए इस बात की है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में ये पूरी की पूरी विपक्षी पार्टियां जो बीजेपी के खिलाफ लामबंद हुई थी, उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया कि किस तरीके से हिंदुओं ने एकजुट होकर बीजेपी के पक्ष में वोट किया, मोदी सरकार के हाथों को और मजबूत किया। वहां पर भी तो इन्होंने हिंदुओं को बांटने की पूरी कोशिश की थी, जाट, नॉन जाट, दलित, महादलित, अगड़ी, पिछड़ी, ओबीसी, तमाम तरह से हिंदुओं को बांटने की कोशिश की थी। लेकिन हरियाणा के लोगों ने इन पार्टियों को ठेंगा दिखा दिया और उसके बाद से ये सब के सब दहशत में है, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब हरियाणा वाला फॉर्मूला झारखंड में भी देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगा। और खुद पीएम मोदी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत के बाद ये कहा था कि ये जो जीत है इसकी धमक दूर दूर तक सुनाई देगी, और इसी बात से विपक्षी पार्टियां डरी हुई हैं। और पहले इनको ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस के बीच भी मनमुटाव है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल 5-5 सवाल पूछ रहे थे मोहन भागवत से। उन सवालों के जवाब तो उनको नहीं मिले, लेकिन हरियाणा की जनता ने आम आदमी पार्टी को भी अच्छे से सबक सिखा दिया। सारी की सारी सीटों पर जमानत जब्त हो गई, कुछ बचा नहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास अब कहने सुनने के लिए। ईमानदारी का सर्टिफिकेट ही अरविंद केजरीवाल हरियाणा की जनता से मांग रहे थे, उन्होंने दे दिया। तो यही हाल है पूरे विपक्ष का। और अब उनको लग रहा है कि अगर खुलकर सामने आकर मोहन भागवत आह्वान कर रहे हैं कि हिंदुओं को एकजुट हो जाना चाहिए, तो फिर ये खतरे की घंटी है हिंदुओं को बांटने की राजनीति करने वाली सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम।